हेलो दोस्तों। तो हमारी कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर एक बड़ा धोखा हुआ है और वो धोखा कौन सा है और किसके साथ में हुआ है वो तो इस वीडियो में जानेंगे ही। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डंक अपने तंबू से बाहर निकलता है और कुछ ही फुट की दूरी तय करने के बाद वह एक धारीदार तंबू के पास पहुंचता है। वहां पर दो सैनिक बार्ले बियर पी रहे थे और उनमें से एक कह रहा था, भाड़ में जाए वो सब, मेरे लिए एक बार ही काफी था। और सूरज निकलने पर घास हरी थी और तभी तभी दूसरे सैनिक ने उसके कोहनी मारी तो वह सैनिक चुप हो जाता है। और तब उस सैनिक ने डंक की तरफ ध्यान से देखा और कहा, सर। तब डंक उनसे कहता है, क्या आपने मेरे स्क्वायर को देखा? उसका नाम एग है। तब उस सैनिक ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और कहा, वह मुझे याद है, उसके मेरे से भी कम बाल है और उसका मुंह उसके शरीर से 3 गुना बड़ा है। कुछ दूसरे स्क्वायर ने उस लड़के के साथ थोड़ा धक्का मुक्की की थी, लेकिन वह तो कल की बात है। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा सर। तब दूसरा सैनिक कहता है, उसे डराकर भगा दिया होगा। तब डंक ने उन दोनों सैनिकों को कड़ी नजर से देखा और कहा, अगर वह यहाँ पर वापस आ जाए तो उसे कहना कि मेरा यहीं पर इंतजार करे। तब वह सैनिक कहते हैं, जी सर, हम उसे कह देंगे, पर हो सकता है कि वह मुकाबला देखने के लिए मैदान में चला गया हो। तब डंक वापस मैदान की ओर जाता है। जब डंक अस्तबल के पास से गुजर रहा था तब उसे सर ग्लेंडन दिखाई दिए, जो अपने घोड़े को ब्रश कर रहा था। तभी डंक ने उससे पूछा, क्या तुमने एग को देखा है? तब ग्लेंडन कहते हैं, वह कुछ देर पहले यहाँ से दौड़ता हुआ उस तरफ निकल गया। फिर सर ग्लेंडन ने अपनी जेब में से एक गाजर निकाली और उस घोड़े को खिला दी। और फिर सर ग्लेंडन कहते हैं, सर डंकन, क्या आपको मेरा नया घोड़ा पसंद आया? लॉर्ड कोस्टन ने अपने स्क्वायर को इसे फिरौती देकर छुड़वाने के लिए भेजा था, लेकिन मैंने उसे यह घोड़ा देने से मना कर दिया और उसे कहा कि लॉर्ड कोस्टन को यह कह दो कि वो अपना सोना बचा कर रखे। मेरा इरादा इस घोड़े को अपने पास रखने का है। फिर डंक कहता है, लॉर्ड बटरवेल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तब ग्लेंडन कहता है, लॉर्ड बटरवेल ने तो यह भी कहा था, मुझे अपनी ढाल पर आग का गोला रखने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने यह कहा था कि मेरा सिजल चिन्ह पुसी विलोज का गुच्छा होना चाहिए। भाड़ में जाए वह लॉर्ड। अब डंक बिना मुस्कुराए नहीं रह पाया। डंक खुद भी उसी टेबल पर खाना खा चुका है और वैसे ही कड़वे अनुभव झेल चुका है। ब्राइट प्रिंस एरियन और सर स्टेफन फोसवेथ जैसे लोगों से ऐसे कड़वे अनुभव झेल चुका है। डंक को उस चिड़चिड़े युवा नाइट ग्लेंडन के साथ एक अपनापन महसूस हुआ। और फिर डंक मन में सोचता है, जहां तक मुझे पता है मेरी माँ भी शायद एक वेश्या ही रही होगी। फिर डंक कहता है, तुमने कितने घोड़े जीते सर? तब सर ग्लेंडन कहते हैं, मैं गिनती ही भूल गया। मोर्टिमर बॉक्स पर अभी भी मेरा एक घोड़ा उधार है और उसने कहा था कि वह अपना घोड़ा खाने के लिए मार देगा, लेकिन किसी वेश्या के हरामजादे को उस पर सवारी करने नहीं देगा। और उसने अपने कवच को भी मेरे पास भेजने से पहले उस पर हथौड़े मारकर उसमें छेद कर दिए। पर मुझे लगता है मैं अभी भी उस मेटल के बदले में कुछ खरीद सकता हूँ। वह गुस्से से ज्यादा दुखी लग रहा था। उस सराय के पास एक अस्तबल था जहाँ पर मैं पला बड़ा हूँ। जब मैं छोटा लड़का था तो मैंने वहाँ पर काम किया। मैं वहाँ के घोड़े को चुपके से घुड़सवारी के लिए ले जाता जब उन घोड़ों के मालिक व्यस्त हुआ करते थे। वह बुढ़ा आदमी घुड़सवारी में हमेशा से बहुत अच्छा था और मैंने स्टोट्स, राउसीज, पेल्फ्रे, ड्रेज, फ्लो हॉर्स, इन सब घोड़ों की अच्छे से सवारी करी है। और मैंने यहाँ तक कि डॉन का रेतीला घोड़ा भी चलाया है। उस बुढ़े आदमी ने मुझे भाला बनाना और चलाना सिखाया था। मैंने सोचा था कि अगर मैंने उन सभी को दिखा दिया कि मैं कितना काबिल हूँ तो उनके पास ये मारने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। और मैं अपने ही पिता क्विंटन फायरबॉल का बेटा हूँ, लेकिन वो सब नहीं मानेंगे, अब भी नहीं। तब डंक कहता है, कुछ लोग कभी भी नहीं मानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। हालांकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। मुझे कुछ लोग अच्छे भी मिले हैं। और फिर डंक आगे कहता है, जब यह टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तब मैं और एग उत्तर की तरफ जाने वाले हैं, विंटरफेल की ओर। हम विंटरफेल में लॉर्ड स्टार्स को अपनी सेवाएं देंगे और आयरन मैन ग्रोजेव के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तुम हमारे साथ आ सकते हो। सर आर्लन कहा करते थे, नॉर्थ अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। वहाँ पर कोई भी पेनी जेनी और नाइट ऑफ द पुसी विलो की कहानी नहीं जानना चाहेगा और वहाँ पर कोई भी तुम पर हंसेगा नहीं सर। और वो सब लोग
तुम्हें सिर्फ तुम्हारी तलवार और तुम्हारी काबिलियत से जानेंगे और तुम्हारी कीमत से तुम्हें जज करेंगे। तब सर ग्लिंडर ने डंक को शक से देखा और कहा, मैं भला ऐसा क्यों करना चाहूंगा? क्या आप मुझसे ये कह रहे हो कि मुझे भागकर कहीं पर छुप जाना चाहिए? तब डंक कहता है, नहीं, बस मुझे लगा एक के बजाय दो तलवार होगी तो ज्यादा बेहतर होगी। आजकल सड़कें उतनी भी सुरक्षित नहीं है जितनी की पहले हुआ करती थी। तब सर ग्लिंडन कहते हैं, यह बात तो सही है, लेकिन मेरे पिता फायरबॉल से कभी किंग्स गार्ड में जगह देने का वादा किया गया था और मैं उस व्हाइट क्लोक को हासिल करना चाहता हूँ जिसे मेरे पिता कभी भी नहीं पहन पाए। तब डंक मन में सोचता है, तुम एक कैंप फॉलोवर औरत की कोख से पैदा हुए हो और मैं फलिया बॉटम की गंदी नालियों से रेंग कर निकला हूँ। राजा कभी भी हम जैसे लोगों को कभी भी इज्जत नहीं देते। और फिर डंक कहता है, वो ताकत तुम्हारे हाथ में है सर, जो तुम्हें व्हाइट क्लोक पहना सकती है। डंक कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी सर ग्लिंडन ने पीछे से आवाज लगाई, सर डंकन रुकिए, मुझे आपके साथ इतना सख्त नहीं होना चाहिए। मेरी माँ कहती थी मुझे एक नाइट के साथ में सही ढंग से पेश आना चाहिए। ग्लिंडन अपने शब्दों को बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब सर ग्लिंडन कहता है, मेरे पिछले मुकाबले के बाद लॉर्ड गॉर्मन पिक मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे स्टार पाइक में जगह देने का ऑफर दिया और उन्होंने कहा था कि एक ऐसा तूफान आने वाला है जैसा वेस्टरोस की कई पीढ़ियों ने नहीं देखा, जिसके लिए उन्हें तलवार चलाने वाले योद्धा और वफादार लोगों की जरूरत होगी। तब डंक को इस बात पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था। गॉर्मन पीक ने हेज नाइट के प्रति अपनी नफरत उसे सड़क पर और छत पर साफ जाहिर कर दी थी, लेकिन उसका प्रस्ताव बुरा नहीं था। तब डंक ने सावधानी के साथ कहा, गॉर्मन पीक एक बड़े लॉर्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा आदमी है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। अब सर ग्लिंडन का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, नहीं, इसकी एक कीमत थी और उसने कहा था वह मुझे अपनी सेवा में रख लेगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी वफादारी साबित करनी होगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि वह एक ऐसा इंतजाम कर देंगे कि मेरा अगला मुकाबला उनके दोस्त जॉन द फिडलर के साथ में होगा। और वह चाहता था कि मैं कसम खाऊं कि अगला मुकाबला मैं जानबूझकर हार जाऊं। डंक को सर ग्लिंडन की बात पर यकीन हो गया। डंक जानता था कि उसे यह सुनकर हैरान हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे कोई भी हैरानी नहीं हुई। तब डंक कहता है, फिर आपने क्या कहा सर? तब सर ग्लिंडन कहते हैं, मैंने गॉर्मन पिक से कहा अगर मैं कोशिश भी करूंगा तब भी शायद मैं जॉन द फिडलर से ना हार पाऊं, क्योंकि मैंने उससे कहीं ज्यादा काबिल और बेहतर योद्धाओं को धूल चटाई है। दिन ढलने से पहले वह ड्रैगन का अंडा मेरा हो जाएगा। फिर सर ग्लिंडन हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह वो जवाब नहीं था जो वो सुनना चाहता था। तब लॉर्ड गॉर्मन पीक ने मुझे बेवकूफ कहा और चेतावनी दी कि मुझे अपनी पीठ संभाल कर रखनी चाहिए। गॉर्मन पीक ने यह भी कहा था कि जॉन द फिडलर के बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है। तब डंक ने ग्लिंडन के कंधों पर हाथ रखा और उसे थपथपाया, तुम्हारा एक दोस्त है सर, और जैसे ही मैं एक को ढूंढ दूंगा तब दो हो जाएंगे। तब ग्लिंडन ने डंक की आंखों में देखा और अपना सिर हिलाया और कहा, यह जानकर अच्छा लगा सर डंकन, अभी भी कुछ सच्चे नाइट बचे हैं। जब डंक एक को भीड़ में ढूंढ रहा था तब डंक की नजर सर टोमार्ड हेडल पर पड़ी। वह भारी भरकम और चौड़े शरीर वाला आदमी था। लॉर्ड बटरवेल का यह दामाद चमड़े के ऊपर काले रंग का कवच पहन कर रखा था और उसने एक अनोखा हेलमेट पहन रखा था जो किसी बड़े राक्षस जैसा लग रहा था, और उसके ऊपर दो सींग जैसे सल्क बने हुए थे और उसके मुंह से लार टपकती हुई सी नजर आ रही थी। उसका घोड़ा डंक के घोड़े थंडर से 3 हाथ ऊंचा और 2 स्टोन भारी था। एक विशालकाय जानवर जिसने छल्लों वाला कवच पहन रखा था। इतने सारे लोहे के वजन के साथ उस घोड़े की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। जब यह मुकाबला शुरू हुआ तो टोमार्ड हेडल अपने घोड़े को सरपट और ज्यादा तेज नहीं दौड़ा पाया, लेकिन इसके बावजूद उसका प्रतिद्वंदी सर क्लेरेंस चार्ल्टन अगले ही पल मैदान पर गिरकर धूल चाट रहा था। जब क्लेरेंस चार्ल्टन को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया जा रहा था तब टोमार्ड हेडल ने अपना डरावना हेलमेट उतारा। उसका सिर काफी बड़ा, चौड़ा और गंजा था और उसकी काली दाढ़ी थी। उसके गाल और गर्दन पर लाल रंग के फोड़े फुंसी थे। तब डंक उसका चेहरा देखकर पहचान जाता है कि यह तो वही नाइट है जो उसे लेडी बटरवेल के बेडरूम में डंक पर घुराया था जब डंक ने उस ड्रैगन अंडे को उठाया था। और वही भारी आवाज वाला आदमी जो यार्ड में लॉर्ड गॉर्मन पीक के साथ बातें कर रहा था जब डंक दावत के समय में पेशाब करने के लिए गया था। और तभी शब्दों का एक जंजाल डंक के दिमाग के अंदर पूरी तरह से घूमने लगा। तुमने तो पीटर स्टील के बिना भिखारियों जैसी दावत हमारे सामने परोस दी। क्या वह लड़का अपने पिता का बेटा है? पीटर स्टील, हमें तलवारों की जरूरत है। ओल्ड मिल्क बढ़िया है, उम्मीद लगाए बैठा है। ब्लड रेवन अपने सपनों में कहीं खोया हुआ है।
फिर डंक ने मुख्य स्टैंड की ओर देखा, यह सोचकर कि शायद एग ने किसी तरह से अपनी जगह उन खास लोगों के बीच में बना ली होगी, लेकिन डंक को वहां पर एग का कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई दिया। तब डंक देखता है कि वहां पर लॉर्ड बटरवेल और लॉर्ड फरे भी नहीं है। वहां पर केवल लेडी बटरवेल बैठी हुई है, जो कि पूरी तरह से ऊब गई है और बेचैन हो गई है। तब डंक ने सोचा, यह बहुत अजीब सा है, क्योंकि यह किला लॉर्ड बटरवेल का है और उसकी शादी है। लॉर्ड फ्रे दुल्हन के पिता है और यह मुकाबला उन्हीं के सम्मान में हो रहा है। वो दोनों कहां पर चले गए होंगे। तब हेराल्ड आगे आता है और अगले मुकाबले के लिए नाम को पुकारता है। सर उथोर और हाउस बुलबर के सर थियोमोर द ओल्ड ओक्स नाइट ऑफ द ब्लैक क्राउन आगे आए और अपनी बहादुरी को साबित करे। ओल्ड ओक्स अपने खून जैसे लाल कवच में काफी खूंखार लग रहे थे और उनके हेलमेट के सींग ऊपर की ओर बाहर की तरफ निकले हुए थे। हालांकि ओल्ड ओक्स को अपने घोड़े पर चढ़ने के लिए एक स्क्वायर की मदद लेनी पड़ी। जब ओल्ड ओक्स अपने घोड़े पर दौड़ रहा था तो वह बार बार अपना सिर घुमा रहा था। इससे डंक को लगता है कि सर मेनार्ड ओल्ड ओक्स की आंखों के बारे में सही कह रहा था। फिर भी जब ओल्ड ओक्स मैदान में उतरा तो लोगों ने जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत किया, लेकिन उस घोंगे सर उथोर का वैसा स्वागत नहीं हुआ। इसमें डंक को कोई शक नहीं था कि सर उथोर ऐसा ही चाहता था। पहले मुकाबले में दोनों नाइट ने एक दूसरे पर हल्के फुल्के वार किए और एक दूसरे को मामूली टक्कर मारी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में ओल्ड ओक्स ने अपना भाला सर उथोर की ढाल पर मारा, जिससे वह भाला टूट गया, जबकि सर उथोर का वार बिल्कुल खाली चला गया और वह पूरी तरह से चूक गया। जब वो तीसरी बार आमने सामने आए तो सर उथोर ऐसे लड़खड़ा गए जैसे वह नीचे गिरने वाले हो। तब डंक को एहसास हुआ कि सर उथोर इस मुकाबले को लंबा खींचने का नाटक कर रहा है ताकि अगली बार के लिए बाजी के दाम बढ़ा सके। तब डंक ने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो उसने देखा कि उसका स्क्वायर विल अपने माली के लिए दांव लगाने में व्यस्त था। तब डंक ने मन में सोचा कि उस घोंगे पर एक दो सिक्के दांव पर लगाकर अपनी जेब को भर सकता है। आखिरकार पांचवें मुकाबले में ओल्ड ओक्स जमीन पर गिर गया जब सर उथोर का भाला उसकी ढाल से फिसलकर सीधे उसकी छाती में जा लगा, जिससे ओल्ड ओक्स एक तरफ से लुढ़क गया और गिरते समय उसका पैर घोड़े के रकाब में फंस गया। जब तक ओल्ड ओक्स के आदमी उस घोड़े को काबू में कर पाते तब तक उस घोड़े ने ओल्ड ओक्स को लगभग 40 गज तक घसीटा। एक बार फिर से उसे मिस्टर के पास ले जाने के लिए स्ट्रेचर लाया गया। जब ओल्ड ओक्स को मैदान से बाहर ले जाया जा रहा था तभी बारिश की कुछ बूंदें गिरनी स्टार्ट हो गई। डंक इमोशनलेस होकर ये सब देखता रहा। फिर डंक एग के बारे में सोचने लगता है, क्या होगा अगर मेरे सीक्रेट दुश्मन ने उसे पकड़ लिया हो। यह बात भी दूसरी बातों की तरह ही मुमकिन लग रही थी। वह लड़का निर्दोष है। अगर किसी का मुझसे कोई नाराजगी या शिकायत है तो उसकी सजा एग को नहीं मिलनी चाहिए। जब डंक मैदान में घूम रहा था तब डंक देखता है कि जॉन द फिडलर अपने अगले मुकाबले के लिए तैयार हो रहा था और वह अपना कवच पहन रहा था। कम से कम 3 स्क्वायर उसकी सेवा में लगे हुए थे। उनमें से 2 स्क्वायर जॉन द फिडलर को कवच पहनाने में मदद कर रहे थे, तो वहीं पर तीसरा स्क्वायर उसके घोड़े की सजावट को सही कर रहा था। उसके पास में एलिन कोक्सा बैठे थे जो पानी मिली हुई शराब को पी रहा था। देखने में वो चोटिल और चिड़चिड़ा लग रहा था। तब लॉर्ड एलिन की नजर डंक पर गई तो उसकी शराब उसके मुंह से बाहर की तरफ फुहार के रूप में निकल गई और शराब उसके सीने पर छलक गई। और फिर लॉर्ड एलिन हकलाते हुए कहते हैं, सर डंकन, तुम अभी भी कैसे चल पा रहे हो? उस घोंगे ने तो तुम्हारे सिर पर इतना जोर से वार किया कि तुम्हारा चेहरा ही बिगाड़ दिया था। तब डंक कहता है, स्टीली पेट ने मेरे लिए एक मजबूत और बढ़िया हेलमेट बनाया था माय लॉर्ड। सर आर्लिन कहा करते थे, मेरा सिर पत्थर जैसा सख्त है। तब फिडलर हंसते हुए कहते हैं, सर डंकन, लॉर्ड एलिन की बातों पर ध्यान मत दो। फायरवॉल के नाजायज बेटे ग्लेंडन ने उन्हें घोड़े से नीचे गिरा दिया और वो अपने बड़े और मोटे पिछवाड़े के बल नीचे गिरे। इसलिए लॉर्ड एलिन ने यह तय कर लिया कि अब से सभी हेजनाइट को वह नफरत करेगा। तब एलिन कोक्सा कहते हैं, वह बदसूरत झाइयों और पिंपल वाला प्राणी क्विंटन फायरवॉल का बेटा हो ही नहीं सकता। उसे तो मुकाबले में हिस्सा लेने की भी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर यह मेरी शादी होती तो मैं उसे उसकी इस गुस्ताखी के लिए कोड़े लगवा देता। तब जॉन द फिडलर कहते हैं, कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी? सर ग्लेंडन बॉल की यह गुस्ताखी तुम्हारी यह मुंह फुलाने वाली आदत से तो कहीं कम परेशान करने वाली है। सर डंकन, क्या आप गोल्ट्री द ग्रीन के दोस्त हो? क्योंकि मुझे जल्दी उसे घोड़े से नीचे गिराना है और उसे हराना है।
डंक को इस बात में कोई शक नहीं था। तब डंक कहता है, मैं उस आदमी को नहीं जानता माय लॉर्ड। तब फिडलर कहता है, क्या आप एक प्याला वाइन लोगे और साथ में ब्रेड और ओली भी है। तब डंक कहता है, मुझे बस एक बात कहनी है माय लॉर्ड। तब फिडलर कहता है, तुम जितनी चाहे बातें कर सकते हो, चलो मेरे तंबू के अंदर चलते हैं। और फिर जॉन द फिडलर ने अपने तंबू का पर्दा हटाया और कहा, तुम नहीं एलन, सच कहूँ तो तुम्हें ओलिव थोड़े कम खाने चाहिए। जब फिडलर और डंक तंबू के अंदर पहुंच जाते हैं तब फिडलर कहता है, मुझे पता था कि सर उथोर ने तुम्हें नहीं मारा होगा, क्योंकि मेरे सपने कभी भी गलत नहीं होते और उस घोंगे सर उथोर को जल्द ही मेरा सामना करना पड़ेगा। और एक बार मैं उसे उसके घोड़े से गिरा दूं तो फिर उसे मैं तुम्हारे हथियार और कवच वापस मांग लूंगा और तुम्हारा घोड़ा थंडर भी। हालांकि तुम उससे भी बेहतर घोड़े के हकदार हो। क्या तुम मेरी तरफ से एक घोड़ा उपहार के रूप में स्वीकार करोगे सर डंकन। तब डंक इस बात से थोड़ा असहज महसूस करता है और फिर डंक कहता है, नहीं सर, मैं इसे नहीं ले सकता और मेरा मतलब आपका अपमान करने से नहीं है। लेकिन तब फिडलर डंक की बात को काटते हुए कहता है, अगर तुम्हें कर्ज की बात परेशान कर रही है तो तुम इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे तुम्हारे चांदी के सिक्कों की जरूरत नहीं है सर, बस मुझे तो तुम्हारी दोस्ती चाहिए और बिना घोड़े के तुम नाइट कैसे बने रह सकते हो। और फिर जॉन द फिडलर ने अपने लॉबस्टर स्टील के दस्ताने को पहन लिया और अपनी उंगलियों को हिलाकर देखा। तब डंक कहता है, मेरा स्क्वायर एग लापता है। तब फिडलर कहता है, शायद वह किसी लड़की के साथ में भाग गया होगा। तब डंक कहता है, एग अभी लड़कियों के लिए बहुत छोटा है माय लॉर्ड, वह अपनी मर्जी से मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर मैं मर भी रहा हूँगा तो भी नहीं, तो भी वह मेरी लाश के पास तब तक रहेगा जब तक कि मेरा शरीर ठंडा ना पड़ जाए। उसका घोड़ा रेन अभी भी यहीं पर है और हमारा खच्चर मिस्टर भी यहीं पर है। तब फिडलर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए कह सकता हूँ। डंक को यह बात अच्छी नहीं लगी। तब डंक मन में सोचता है, मेरे आदमी, यह एक गद्दारों के लिए टूर्नामेंट है। फिर डंक कहता है, आप कोई साधारण हेजनाइट तो नहीं हो। तब फिडलर कहता है, नहीं। और फिडलर की मुस्कान में एक अलग ही तरह का आकर्षण था। और फिर फिडलर आगे कहता है, लेकिन तुम तो यह शुरू से ही जानते थे। जब हम पहली बार सड़क पर मिले थे तब से तुम मुझे माय लॉर्ड कहकर ही बुला रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों है। तब डंक कहता है, जिस तरह से आप बातें करते हो, जिस तरह से आप दिखते हो और जैसा आपका व्यवहार है, उस हिसाब से आप हेजनाइट नहीं लगते। कल रात छत पर आपने कुछ बातें कही थी। तब जॉन द फिडलर कहता है, शराब पीने के बाद में मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ, लेकिन उस रात मैंने जो भी कहा था वो सब मैंने दिल से कहा था। हम दोनों का एक साथ होना तय है, तुम और मैं, और मेरे सपने कभी भी झूठ नहीं बोलते सर डंकन। तब डंक कहता है, तुम्हारे सपने कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम झूठ बोलते हो सर। तुम्हारा असली नाम जॉन द फिडलर नहीं है ना सर। तब जॉन द फिडलर कहते हैं, नहीं। और फिर फिडलर की आंखों में एक शरारत से भरी चमक उठी। फिडलर की आंखों का रंग बिल्कुल एग के जैसा था। और तभी एक आवाज आती है, उसका असली नाम जल्दी सबके सामने होगा जिन्हें जानने की जरूरत है। और ये कहते हुए लॉर्ड गॉर्मन पीक उस तंबू में प्रवेश करते हैं। फिर गॉर्मन पीक कहते हैं, हेज नाइट, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ। तब फिडलर कहता है, बस भी करो गॉर्मी, सर डंकन हमारे साथ है या जल्द ही हमारे साथ हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना गॉर्मी, मैंने उसके बारे में सपना देखा था। तब बाहर एक बार फिर से तुरही बजी और जॉन द फिडलर का नाम पुकारा गया। तब फिडलर ने अपना सिर घुमाया और कहा, वो मुझे अगले मुकाबले के लिए बुला रहे हैं, मुझे माफ करना। सर डंकन ग्रीन द गाल्ट्री को ठिकाने लगाने के बाद में अपनी आगे की बातें फिर से जारी रखेंगे। तब डंक कहता है, तुम्हारी भुजाओं में शक्ति बनी रहे सर। जॉन द फिडलर के जाने के बाद में लॉर्ड गॉर्मन पीक वहीं पर रुके रहे और फिर गॉर्मन पीक कहते हैं, उसके ये सपने हम सब की जान लेकर रहेंगे। तब डंक कहता है, सर ग्रीन द गाल्ट्री को खरीदने के लिए क्या देना पड़ा? क्या चांदी के सिक्के काफी थे या फिर उसे सोने के सिक्कों की जरूरत थी? तब गॉर्मन पीक कहता है, मैं देखता हूँ कि किसने अपना मुंह खोल दिया है। फिर वो एक चेयर पर बैठ जाता है और फिर आगे कहता है, बाहर मेरे दर्जन भर आदमी खड़े हैं, बस मुझे उन्हें अंदर बुलवा कर तुम्हारा गला कटवा देना चाहिए सर। तब डंक कहता है, तो तुम उसे यह आदेश क्यों नहीं देते? तब लॉर्ड गॉर्मन पीक कहता है, इस बात से हिज ग्रेस बुरा मान जाएंगे। तब डंक को ऐसे लगा जैसे कि किसी ने उसके पेट में मुक्का मार दिया हो। और फिर डंक मन में सोचने लगता है, हिज ग्रेस यानी कि महाराज, यानी कि एक और ब्लैक ड्रैगन, यानी कि एक और ब्लैक फायर रिबेलियन, एक और रेड ग्रास फील्ड का युद्ध। सूरज निकलने से पहले वह घास लाल रंग की नहीं थी। तब डंक कहता है, यह शादी क्यों रचाई गई है?
तब गॉर्मन पीक कहता है, लॉर्ड बटरवेल को अपने बिस्तर गर्म करने के लिए एक नई और जवान पत्नी चाहिए थी, और लॉर्ड फ्रे की एक ऐसी बेटी है जिसका चरित्र कुछ दागदार है। उनकी शादी ने एक जैसे विचारधारा रखने वाले लॉर्ड्स को इकट्ठा होने का एक अच्छा बहाना दे दिया। यहाँ पर बुलाए गए ज्यादातर लोग कभी ब्लैक ड्रैगन के लिए लड़े थे। बाकी कुछ लोगों के पास ब्लड रेवन से नाराज होने के अपने अपने कारण है। या तो वो शिकायतें पाल रहे हैं या फिर वो अपनी ख्वाहिशें पाल रहे हैं। हम में से कई लोगों ने अपने बेटे और बेटियों को किंग्स लैंडिंग में बंधक बनाकर रखा गया ताकि भविष्य में हमारी वफादारी उनके प्रति पक्की रहे और हम कोई ब्लैक फायर रिबेलियन ना कर सके। लेकिन ज्यादातर लोग ग्रेट स्प्रिंग सिकनेस के दौरान मारे गए। अब हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है, अब हमारा समय आ गया है। राजा एरिस कमजोर है और वह एक किताबी कीड़ा है और वह कोई योद्धा नहीं है। आम जनता उसे मुश्किल से ही जानती है और जो भी लोग उसे जानते हैं वो उसे बहुत कम पसंद करते हैं। उसके पिता डेरोन भी कमजोर राजा थे, यह सच है। जब आयरन थ्रोन पर खतरा आया तो उनके बेटे ही थे जो उनके लिए मैदान पर उतरे, बेलोर द ब्रेक्सपियर और मेकार। उस मैदान पर एनविल और हथौड़ा बनकर बरसे, लेकिन अब बेलोर द ब्रेक्सपियर नहीं रहे। प्रिंस मेकॉर, राजा एरिस और हैंड ऑफ द किंग ब्लड रेवन से अनबन होने के कारण समर हॉल में मुंह फुलाए बैठे हैं। तब डंक मन में सोचता है, हाँ, और अब एक बड़े और मूर्ख हेज नाइट ने उनके सबसे प्रिय बेटे को उनके दुश्मनों के हाथ में सौंप दिया। तब डंक कहता है, इससे बेहतर तरीका क्या होगा यह पक्का करने के लिए कि प्रिंस मेकार कभी समर हॉल से बाहर ना निकले। वहाँ पर ब्लड रेवन है, वह कमजोर तो नहीं है। तब लॉर्ड गॉर्मन पीक कहता है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस जादूगर ब्लड रेवन से कोई भी प्यार नहीं करता क्योंकि वह किन्सलेयर है। ऐसा किन्सलेयर जो अपनों का खून बहाने वाला हो, वह देवताओं और इंसानों की नजर में शापित होता है। जैसे ही कमजोरी या हार का संकेत मिलेगा तब ब्लड रेवन के आदमी गर्मियों की बर्फ की तरह पिघल कर गायब हो जाएंगे। अगर राजकुमार का देखा हुआ ये सपना सच हो जाता है तो यहाँ पर व्हाइट बॉल में एक जिंदा ड्रैगन सबके सामने आएगा। तो तब डंक गॉर्मन की बात को पूरा करते हुए कहता है, तो आयरन थ्रोन तुम्हारा होगा। तब गॉर्मन पीक कहता है, आयरन थ्रोन उसका है, मैं तो बस एक मामूली सेवक हूँ। और फिर वह खड़ा हो जाता है और आगे कहता है, तुम व्हाइट वॉल किले के बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इसे गद्दारी समझूंगा और तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब हम इतनी दूर आ चुके हैं कि यहाँ से हम पीछे नहीं हट सकते। जब डंक तंबू से बाहर निकला तो बाहर शीशे भरे आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। जॉन द फिडलर और सर ग्रीन द गाल्ट्री दोनों मैदान के अलग अलग सिरे पर अपने अपने घोड़ों पर बैठे हुए थे और दोनों ने अपने भाले थामे हुए थे। बाकी शादी में आए हुए कुछ मेहमान बड़े हॉल की तरफ भाग रहे थे और जो बचे हुए थे वो बारिश से बचने के लिए अपने लबादों में दुबके हुए थे। सर ग्रीन द गाल्ट्री एक सफेद घोड़े पर सवार थे और उसके हेलमेट पर एक हरे रंग का पंख लहरा रहा था और वैसा ही पंख उसके घोड़े के गर्दन पर भी था। सर गाल्ट्री का लबादा हरे रंग के चकोर और अलग अलग शेड का बना हुआ था। सोने की नक्काशी से उसके पैरों के कवच और दस्ताने चमक रहे थे तो उसकी ढाल पर हरे रंग के बैकग्राउंड पर जेड पत्थर के 9 स्टार बने हुए थे। यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी भी हरे रंग की रंगी हुई थी, ठीक उसी तरह से जैसे नेरोसी के पार टायरोसी लोग अपनी दाढ़ी को रंगते थे। इन दोनों योद्धाओं ने 9 बार एक दूसरे पर हमला किया और हरे रंग वाला नाइट और सोने की तलवार और सरंगी वाला युवा लॉर्ड 9 बार अपने अपने मुकाबले में भाले तोड़े। फिर भी दोनों योद्धा हार मानने को तैयार नहीं थे। 8वें मुकाबले तक बारिश की वजह से जमीन नरम पड़ने लगी और बड़े बड़े दोनों लड़ाकू घोड़े बारिश के पानी से बने हुए गड्ढों में छप छप करते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो कीचड़ उड़ा रहे थे। 9वें मुकाबले में फिडलर लगभग गिरने ही वाला था, पर जैसे तैसे करके उसने खुद को संभाला और फिर वो जोर से हंसते हुए कहता है, शानदार बार, आपने तो मुझे गिरा ही दिया था। तब उसके जवाब में सर गाल्ट्री कहते हैं, बहुत जल्दी गिरा दूंगा। और अगला दौर आखिरी दौर था जब सर ग्रीन द गाल्ट्री का भाला फिडलर की ढाल से टकराकर साइड में फिसल गया, जबकि जॉन द फिडलर का भाला सीधे सर ग्रीन द गाल्ट्री के सीने के बीचों बीच जाकर लगा और अगले ही पल एक जोरदार छपाक की आवाज के साथ कीचड़ उछला और ग्रीन द गाल्ट्री नीचे धड़ाम से गिर गए। तभी डंक ने पूरब की ओर से एक भयानक बिजली की चमक देखी और एक जोरदार बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई दी।
अब बारिश की वजह से दर्शक दीर्घाएं और मैदान तेजी से खाली हो रहा था क्योंकि लोग बारिश से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे। और तभी एलिन कोक्सा डंक के पास आकर धीरे से कहते हैं, बारिश की कुछ बूंदें गिरी नहीं कि इतने सारे बहादुर लॉर्ड चीखते चिल्लाते हुए छुपने की कोशिश कर रहे हैं, और जब असली तूफान आएगा तब ये लॉर्ड क्या करेंगे। असली तूफान। डंक यह जानता था कि लॉर्ड एलिन इस मौसम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तब डंक अपने मन में कहता है, अब इसे क्या चाहिए? क्या इसने अचानक मुझसे दोस्ती करने का फैसला कर लिया है? तब एक बार फिर से तुरही बजी और अगले मुकाबले के लिए नाम पुकारे गए। सर टोमार्ड हेडल और सर उथोर द अंडरलीफ आगे आए और अपनी बहादुरी का परिचय दें। तब डंक ने देखा कि सर उथोर की मुस्कुराहट अब उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी, क्योंकि यह वह मुकाबला नहीं था जिसके लिए उसे कॉइन दिए गए थे। मास्टर ऑफ गेम्स कोसग्रो ने उसे धोखा दे दिया, लेकिन क्यों? या शायद फिर किसी और ने इस मामले में दखलंदाजी की होगी। और वह कौन होगा जिसे कोसग्रोव सर उथोर से भी ज्यादा अहमियत दे रहा है? तब डंक कुछ देर तक इस बात पर सोच विचार करता रहता है। तब डंक को अचानक से एहसास हुआ, उन्हें यह नहीं पता है कि सर उथोर खुद से यह मुकाबला हारने वाला है, लेकिन वो उसे खतरा मान रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि ब्लैक टॉम उसे जॉन द फिडलर के रास्ते से हटा दे, क्योंकि टोमार्ड हेडल खुद भी गवर्नमेंट पी की साजिश का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर टोमार्ड हेडल जॉन द फिडलर से यह मुकाबला जानबूझकर हार जाएगा। इस बात पर भरोसा किया जा सकता है, तो फिर उसके सिवा और कौन हो सकता है। और तभी अचानक से लॉर्ड गवर्नमेंट पिग खुद कीचड़ भरे मैदान को पार करते हुए तेजी के साथ आगे आया और सीढ़ियों से मंच पर चढ़कर हेराल्ड के पास गया। गवर्नमेंट पीक का लबादा हवा में लहरा रहा था और फिर गवर्नमेंट पीक ने जोर से कहा, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। ब्लड रेवन का एक जासूस हमारे बीच में मौजूद है और ड्रैगन का अंडा चोरी हो गया है। और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।